हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास 11th की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के सिद्धांत जो बुक है उसके अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर का नाम है महासागरीय जल संचलन। तो महासागरीय जल संचलन किस तरह से होता है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे और इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि महासागर का जल कभी शांत नहीं रहता, यह हमेशा क्या रहता है, गतिमान रहता है, जिससे जल में हलचल होती रहती है। तो देखो, महासागर का जो जल है वह हमेशा क्या रहता है, चलायमान रहता है, संचलन अवस्था में रहता है। हलचल से जल का परिसंचरण होता है, जिनसे धाराओं, ज्वार भाटों, तरंगों का निर्माण होता है। तो देखिए, जल जब हलचल करता है तो उससे क्या धाराओं, ज्वार भाटाओं, तरंगों का निर्माण होता है, जिनके माध्यम से मानवीय जीवन अनेक रूपों से प्रभावित होता है। और इस अध्याय में हम इन्हीं तत्वों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से तथ्य हैं जिनसे मानव जीवन प्रभावित होता है, कौन कौन सी धाराएं हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों तरह की गतियां होती हैं। यानी महासागरीय जल जो है वो क्षैतिज गति भी करता है, यानी कि समतल में भी गति करता है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर भी उठता है। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं। तो आपसे पूछा जाए कि महासागरीय संचलन में कौन सी क्षैतिज गति से संबंधित है, तो वह कौन सी है, महासागरीय धाराएं व लहरें। और ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। तो ज्वार भाटा कैसे संबंधित हो गया, ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित हो गया। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव करती हैं, जबकि तरंगें जल की क्षैतिज गति हैं। तरंगें कैसी होती हैं, जल की क्षैतिज गति होती हैं। तो अब हम महासागरीय धाराओं के बारे में बात करें। देखिए, पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर पाए जाते हैं और उन 5 प्रमुख महासागरों में सबसे बड़ा जो महासागर है वह है आपका प्रशांत महासागर। तो हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं बहती हैं। प्रशांत महासागर में उत्तरी विश्वतीय धारा, यह एक गर्म धारा है। कैसी है, गर्म धारा है। कैलिफोर्निया की धारा, देखिए इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया की धारा परीक्षा में पूछी जाती है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी धारा है। उत्तरी विश्वतीय धारा क्या है, विषुवत रेखा के आसपास जितनी भी धाराएं होती है वो सारी की सारी गर्म होती हैं। तो उत्तरी विश्वतीय धारा गर्म धारा है, कैलिफोर्निया की धारा क्या है, ठंडी धारा है। ओयो शिबो, जिसे क्यूराइल धारा भी कहते हैं, यह एक ठंडी धारा है। कैसी धारा है, ठंडी धारा। तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए। अगली प्रशांत महासागरीय धारा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो धारा बहती है महासागर में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, यह गर्म धारा है। पेरू की धारा इंपॉर्टेंट है, पेरू की धारा पूछी जाती है, ठंडी धारा है। दक्षिण विश्वतीय धारा गर्म धारा है। विश्वतीय विपरीत धारा, यह गर्म धारा है। क्यूरोशियो धारा, यह एक गर्म धारा है। ध्यान देना, क्यूरोशियो धारा कैसी है, गर्म धारा है। तो क्यूरोशियो गर्म जल धारा है, जबकि क्यूराइल या कुरिल धारा या ओयो शिवो जो धारा है वह कैसी है, ठंडी जल धारा है। दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा, दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा कैसी है, ठंडी जल धारा है। तो प्रमुख 9 प्रकार की जो जल धाराएं हैं प्रशांत महासागर में बहती हैं और ये प्रशांत महासागरीय धाराएं गर्म भी हैं और ठंडी हैं। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए, एक दो बार इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की धारा। देखिए, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए, परीक्षा में प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में बहती है, कौन सी प्रशांत महासागर में बहती है, कौन सी हिंद महासागर में बहती है। तो उस हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा है कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, उस हिसाब से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें दोनों तरह से याद रखना है। अटलांटिक महासागर में उत्तरी विश्वतीय धारा कैसी है, गर्म है। दक्षिणी विश्वतीय धारा कैसी है, गर्म है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा होती है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, देखिए ग्रीनलैंड ठंडा एरिया है तो वहां पे ठंडी जलधारा होगी। गिनी की धारा, देखिए गिनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गिनी की धारा कैसी है, गर्म धारा। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। और कनारी धारा, जो कनारी धारा है, ऐसे याद रखें, किनारे पर ठंडक मिलती है हमें। तो जैसे मान लीजिए हम किसी जलाशय के किनारे पर जाएंगे तो हमें वहां पर ठंडक महसूस होती है। तो ऐसे ही हम इसको याद रख सकते हैं कि कनारी की जो जलधारा है वह कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो कनारी की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा।
अगला है लेब्राडोर की धारा। देखिए लेब्राडोर की धारा जो है वह कैसी है, ठंडी जलधारा है। ब्राजील की धारा कैसी है, गर्म जलधारा है। और वेनेजुएला की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। तो लेब्राडोर की धारा जो है वो कैसी है, ठंडी जलधारा है। ब्राजील की धारा गर्म जलधारा है और वेनेजुएला की धारा क्या है, ठंडी जलधारा है। तो ये सभी जो 10 प्रमुख धाराएं हैं वो कहाँ बहती हैं, अटलांटिक महासागर में। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर की धारा। देखिए हिंद महासागर में दक्षिण विषुवतीय धारा कैसी है, विषुवत रेखा के आसपास है, दक्षिण की तरफ, तो कैसी है, गर्म है। दक्षिण हिंद महासागर की धारा हिंद महासागर में दक्षिण की ओर बहती है तो वह ठंडी होगी। विपरीत विषुवत विपरीत धारा जो है वह कैसी होती है, गर्म धारा। और मानसून की जो धारा है वह कैसी है, गर्म धारा। तो इम्पोर्टेंट है, मानसूनी जो धारा होती है हिंद महासागर में वो कैसी होती है, गर्म जलधारा। अगुल-हास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। अगुल-हास कैसी है, गर्म जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसी होती है, ठंडी होती है। तो देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा क्या है, हिंद महासागर में बहती है, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहाँ बहती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा प्रशांत महासागर में बहती है। अगला पॉइंट है कि धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, लेकिन तरंगों में जल की गति नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है। धाराओं में जल क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, लेकिन जो तरंगों में अगर हम बात करें तो उसमें जल की गति नहीं होती है, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम लगातार जारी रहता है। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। तरंगों में जो जल के कण होते हैं वो कैसे गति करते हैं, छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगें पैदा होती हैं। वायु की वजह से तरंगें महासागर में गति करती हैं और ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि भाई महासागरों में तरंगों के बनने का कारण क्या है, तो महासागरों में जो वायु बहती है वह तरंगों के बनने का कारण है। और तरंगें छोटे वृत्ताकार रूप में गति करती हैं और वायु की वजह से तरंगें महासागर में लगातार गति करती रहती हैं और ऊर्जा तटरेखा पर क्या होती है, वहां निर्मुक्त होती है। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में मिलती हैं। तरंगें जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती हैं बड़ी होती जाती हैं और वायु से ऊर्जा को क्या करती रहती हैं, अवशोषित करती रहती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बड़ी तरंगें कहाँ पर मिलती हैं, तो खुले महासागर में बड़ी तरंगें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। आगे हम बात करें, ज्यादातर तरंगें वायु के जल की विपरीत दिशा में गतिमान होने से पैदा होती हैं। तो देखिए जो तरंग के पैदा होने का कारण है, जो वायु है वो समुद्र में विपरीत दिशा में जब बहती है तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है जब तक इनके टूटने से सफेद बुलबुले नहीं बन जाते। तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफेद बुलबुलों में सिर्फ सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगें हजारों किलोमीटर की यात्रा करती रहती हैं। तो सागरों में जो महासागर होते हैं वहां पर जो तरंगें हैं बहुत लंबी दूरी तक तय करते हुए वह आगे बढ़ते हुए तट पर टकराती हैं। आगे हम बात करें, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में साफ बताया गया है कि ज्वार भाटाओं की जो उत्पत्ति का कारण है वह पहला कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, थोड़ा बहुत कारण है ये। और दूसरा जो कारक है वह अपकेंद्री बल, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करता है, संतुलित करता है। उसके कारण ज्वारभाटा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ज्वारभाटा की उत्पत्ति के कारण के बारे में प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपकेंद्री बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो आवश्यक ज्वारभाटाओं को पैदा करने हेतु उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्र बल दूसरी तरफ ज्वारभाटा उत्पन्न करता है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी के चंद्रमा की तरफ जो पृथ्वी का हिस्सा होता है वहां पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वारभाटा उत्पन्न होता है और दूसरी तरफ होता है वो अपकेंद्र बल के कारण ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। तो सबसे ऊंचा जो ज्वारभाटा है वो कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, कनाडा के नवा स्कोशिया में फंडी की खाड़ी में आता है।
ज्वारी उभार जो है वो कितनी ऊंचाई तक जाता है, 15 से 16 मीटर तक। वहां पर 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार जो है वो प्रतिदिन रोजाना वहां पर आते हैं। हर दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो जो ज्वार की ऊंचाई है वह किससे प्रभावित होती है? सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति के कारण प्रभावित होती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार उत्पन्न होते हैं। यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में जब आते हैं तो बृहद ज्वार उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः बृहद ज्वार निम्न ज्वार के मध्य 7 दिन का अंतर होता है। तो बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के मध्य कितने दिन का अंतर होता है? 7 दिन का। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विपरीत क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के मध्य जो दिन का अंतर होता है वह कितना होता है? 7 दिन का अंतर होता है। और इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य क्या होते हैं? एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। अगला पॉइंट है, चंद्रमा महीने में एक बार जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो असामान्य उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आने का जब कारण है वह महीने में एक दिन होता है। और वह स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के क्या होता है? सबसे पास में होता है। आगे हम बात करें, जब पृथ्वी सूर्य के बहुत पास होती है, हर साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वार के क्रम में असामान्य रूप से ज्यादा न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है तो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई को असामान्य ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रवाह से धाराओं की पहचान होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सबसे शक्तिशाली होती हैं। तो धाराएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहाँ होती हैं? सतह के निकट होती हैं। यहाँ इनकी गति 5 नॉट से ज्यादा होती है। तो धाराओं की जो गति है वो कितनी होती है? 5 नॉट से क्या होती है? ज्यादा होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है, जहां पर 0.5 नॉट से भी कम क्या है? वहां पर धाराओं की गति होती है। अगला पॉइंट है, महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधाराएं हैं। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित हैं। तो महासागरीय जल का 10% भाग क्या होती हैं? सतही या ऊपरी जलधाराएं। और ये महासागरों में कहाँ तक होती हैं? 400 मीटर की गहराई तक होती हैं। महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों के घनत्व व गुरुत्व की विविधता की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो महासागरीय सतह पर 10% जलधारा उत्पन्न होती हैं और 90% जो जलधाराएं हैं वो महासागर की गहराई में उत्पन्न होती हैं। और इसका कारण है महासागर का घनत्व और गुरुत्व में जो अंतर पाया जाता है, विविधता पाई जाती है, उसके कारण ये धाराएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ क्या होता है? बैठता चला जाता है। अगला पॉइंट है, महासागरीय धाराओं के तापमान के अंतर्गत गर्म एवं ठंडी जलधाराओं में विभाजित किया जाता है। यानी कि तापमान के अनुसार गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का निर्माण होता है। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों कॉरियोलिस बल के प्रभाव से सबसे ज्यादा क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। अगला पॉइंट है, जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, यानी कि ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलने का स्थान, वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी सहयोग करती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। प्लैंकटन क्या होते हैं? प्लैंकटन होते हैं छोटे छोटे पादप जो मछलियों का भोजन होते हैं। और छोटे छोटे जंतु, यानी कि छोटे पादप और छोटे जंतु को प्लैंकटन कहते हैं। तो पादप होते हैं तो उनको फाइटोप्लैंकटन कह देते हैं, जंतु होते हैं उनको जू प्लैंकटन कह देते हैं। और ये मछलियों का क्या है? अच्छा भोजन होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा होती है तो वहां पर मछलियां भी क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। तो संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर ठंडी एवं गर्म जलधाराएं मिलती हैं। वहां पर सब संसार के जो प्रमुख जो फिशरीज हैं, यानी मछलियों का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा वो उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ा और कम समय में हमने इसको रिवाइज किया। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।